नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज का कार्यक्रम। तो भारत और अमेरिका दोनों देशों के जो संबंध है वो कहा जा रहा है कि कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का चयन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय कूटनीति, भारतीय जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और तमाम इन कड़े शब्दों का भारत सरकार की तरफ से जो है कोई ऑफिशियल रिएक्शन भी कह सकते हैं कि नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें बहुत ही एक संयमित शब्दों का ही इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया की इकोनॉमी को डेड बताने के बयान पर भारत की तरफ से कोई जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ सका है, लेकिन ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए भी और इंडियन डिप्लोमेसी से भी जुड़े हुए और इंडिया और यूएस के रिलेशन से भी जुड़े हुए, जिसे बताया जा रहा है कि अब भारत को छोड़कर अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता नजर आ रहा है। हमारे साथ आज के एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं अनिल त्रिगुनाय जी। कई देशों में जो है भारत के मिशन का नेतृत्व कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका स्ट्रेट टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार नेहा जी, थैंक यू वेरी मच जी। सिंस सर आप जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, उस दुनिया को बहुत करीब से समझते हैं और जानते भी हैं। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और उनके तमाम कैबिनेट के चेहरे कर रहे हैं, चाहे वो स्कॉट बेसेंट हो, मार्को रूबियो हो और भी कई चेहरे हैं उनके जो भारत की इकॉनमी से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। और सबसे पहली बात कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है और भारत सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन ऑफिशियली नहीं आता है, तो क्या ये एक बड़े ताकतवर देश की तरफ से इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना एक कूटनीतिक लैंग्वेज में क्या मायने है? थैंक यू वेरी मच नेहा जी। ये एक जरा डिफिकल्ट सवाल है आपका। असली बात यह है कि अगर अमेरिका एक बड़ा मजबूत और पावरफुल देश है तो भारत भी एक सिविलाइजेशनल स्टेट्स है। और आज की डेट में जिसको भी थोड़ी स्टैटिस्टिक्स पता है, और वो स्टैटिस्टिक्स भारत ने नहीं जनरेट करी है, वो दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो अमेरिकन है, वर्ल्ड बैंक है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब के हिसाब से भारत आज चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रिसेंटली ही भारत ने यूके को पीछे हटाया है और उन्हीं के खुद के एस्टीमेट बताते हैं कि भारत जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी बड़ी जल्दी बन जाएगा। रिसेंटली अभी जेपी मॉर्गन का एक स्टेटमेंट आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि 2050 तक भारत दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा चीन के बाद। तो आप ये सोच लें कि ये जो बयान इस तरह के हैं, उनका सबको जो जानते हैं चीज़ों को, उनको इस बात का सबको पता है कि असलियत क्या है। तो इस बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह का अननेसेसरी कमेंट, ऑफ कोर्स हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता है, लेकिन भारत ने नहीं दिया, क्योंकि अमेरिका जानता है। आपकी उनकी खुद की सिक्योरिटी पॉलिसी देखिए, इंडिया की तरफ एक स्ट्रेटेजिक पिवट है, और स्ट्रेटेजिक पिवट है इस वजह से क्योंकि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोइंग पावर है। और इसलिए नहीं है कि, और इतना बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा दुनिया का पॉपुलस कंट्री है और सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, एक बड़ी पावर है और उभर चुका है और उसका एक स्थान है, चाहे वो G20 में हो, चाहे वो G7 में हो, चाहे वो ब्रिक्स में हो, चाहे SCO में। तो भारत अपनी तरह की पॉलिसीज अपनाता है। रही बात अमेरिका की, तो हमारी पॉलिसी हमेशा से यही रही है कि अमेरिका एक देश ऐसा है जिसके साथ हमारी अच्छी मित्रता बन सकती है, क्योंकि हमारे दोनों लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी वो बोलते हैं, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसीज है। तो हमारे जो आउटलुक है दुनिया को देखने का, नज़रिया है दोनों का, वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो दोनों बड़े सिमिलर हैं। तो हमारे जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो मैच करते हैं।
और इसीलिए दोनों देशों के बीच में ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़े बहुत हर एक रिश्ते के बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं। जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप की बात है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए, पहली बार भी जब वो आए थे जी। तभी उन्होंने, उनका ये मानना है कि वो कहते हैं कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, जबकि हमारा ओवरऑल जो है जस्टिफाइड है डब्ल्यूटीओ में। अब उन्होंने डब्ल्यूटीओ को ही ख़त्म कर दिया। इसका मतलब इंटरनेशनल लिबरल ट्रेडिंग ऑर्डर को बिल्कुल नहीं मानते वो। जी। अगर वो उसको नहीं मानते, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को नहीं मानते, जिनको अमेरिका ने खुद ही एस्टेब्लिश किया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में, तो भारत उसकी पूरी रिस्पेक्ट करता है और जो भी करता है उसी के अंतर्गत करता है। उसके अंतर्गत आपको पता है कि टैरिफ्स को ख़त्म कर दिया गया था वर्चुअली, और मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट का सिस्टम चलाया गया था। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको थोड़ा एक रिस्पाइट दिया गया था कुछ सालों के लिए। तो उसी के चलते भारत ने किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहली बार जब आए तो जीएसपी बेनिफिट्स थे भारत के, मिलते थे, वो बंद कर दिए। उन्होंने कहा ये तो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री कहाँ है, तो बंद कर दिया उसको। उसके बाद में उन्होंने सैंक्शन लगाई थी, भारत ने भी उसके ऊपर सैंक्शन लगाई उनके ऊपर। अब आ गया दूसरा टर्म। उन्होंने शुरुआत ये करी कि भारत एक टैरिफ की है, हमारे दोस्त हैं लेकिन टैरिफ बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो अब वो उनका नज़रिया सिर्फ दो चीज़ को देखने का रहता है। देखिए, ट्रेड एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल हर्मेटिकली सील्ड कॉन्सेप्ट हो। ट्रेड टू वे स्ट्रीट होती है, सब जानते हैं इस बारे में, लेकिन हर कंट्री का एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। तो जैसे अब यूनाइटेड स्टेट्स का कंपैरेटिव एडवांटेज मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स का कंपैरेटिव एडवांटेज सर्विसेज सेक्टर्स में है, आईटी में, टेक्नोलॉजी। तो अगर आप वो वाला ट्रेड देखेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कितना फर्क है। आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेड दोनों अब मिल गए हैं, तो उन दोनों को साथ में मिला करके, लेकिन वो सिर्फ यूनिफोकल वे में, वो सिर्फ वो गुड्स का ट्रेड जो है उसी को देखना चाहते हैं, और उसी के जरिए उन्होंने ये अपना टैरिफ वॉर सारी दुनिया के साथ शुरू कर रखा है। तो चूंकि अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज की डेट में, दूसरी चीज़ ये है कि सबको अमेरिका के साथ रिश्ते रखने भी हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर देश, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूके हो, चाहे जापान हो, कोरिया हो, जो उनके बड़े पार्टनर्स हैं, उन्होंने जल्दी से ही सारी डील को उनके हिसाब से मान लिया गया है। भारत उसको निगोशिएट कर रहा है, और निगोशिएट में ये है कि कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जो हमारी रेड लाइन है। फॉर एग्जांपल, आज हमारी इकोनॉमी में जो अगर एग्रीकल्चर 14-15% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग उसमें उनको एम्प्लॉय करता है, उनकी जीविका उसके ऊपर आधारित है, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए भारत को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है टू सम एक्सटेंट। तो उस बात को, अगर आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आपके लिए भारत एक स्ट्रेटेजिक पिवट है, तो आपको इंडिया की रेड लाइंस को समझना होगा, और ये बहुत आवश्यक चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि इसको उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी कमी है इस बारे में, इस समझ में, या जानबूझ के नहीं समझना चाहते हैं। देखिए, गाड़ी दो पहिए पे चलती है, दो रेल्स के ऊपर। जी। गाड़ी जो है वो एक पहिए के ऊपर चलना, मोनो रेल, बड़ा मुश्किल होता है आज की डेट। लेकिन अनिल सर, आपने कहा कि चलिए गाड़ी दो पहिए पर चलती है, लेकिन ये गाड़ी अब तक तो दो पहियों पर चलती हुई नजर आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी दोस्ती तो है, जग जाहिर है, सार्वजनिक है, वो हर पोस्ट में डियर फ्रेंड बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये दोस्ती जहां पर ज़रूरत थी इस ट्रेड डील पर, बल्कि मुझे लगता है कि जब ज़रूरत थी, जब ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो कूटनीति भारत ने अपनाई, इसमें इस दोस्ती का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि भारत को छोड़कर अब डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। पूरे साउथ एशिया की मैं बात करूंगी, साउथ एशिया में सबसे कम किसी पर टैरिफ लगाया गया है तो पाकिस्तान पर लगाया गया है, जबकि भारत की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हो रही है, बल्कि यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी जो कि भारत को चुभनी चाहिए, और इस पर भारत की तरफ से एक स्ट्रांग रिएक्शन कम से कम आना जरूरी था। क्या ये डिप्लोमेसी के लिए जरूरी नहीं है, और ट्रेड डील क्योंकि चल रही है इसीलिए खामोशी बरतना जो है इसी में राष्ट्रीय हित है? जी देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान, अगर आपको याद होगा, तो कोल्ड वॉर के बाद में पाकिस्तान जो था एक उनके कैंप का कंट्री था,
और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। उनका एक नॉन नेटो अलाई है। वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म का एक हब है, उसके बावजूद वो उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट इसलिए करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को, जैसा कि पाकिस्तानी लीडर्स ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा, उन्होंने पाकिस्तान का पूरा इस्तेमाल किया वहाँ पर टेररिज्म बढ़वाने में, उसको यूज़ करने में, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ। उसके बाद वो टेररिस्ट बढ़ते चले गए। ओसामा बिन लादेन भी तो वहीं पे था, पाकिस्तान में ही पाया गया। अब वो सारी चीज़ें उसको इग्नोर करते। कारण ये है, उनको इस वक्त ईरान के संदर्भ में पाकिस्तान की आवश्यकता थी। और पाकिस्तान जो है, पहली बार भी 70s में भी, अगर आपको याद होगा, जब निक्सन का एडमिनिस्ट्रेशन था, तो पाकिस्तान के ज़रिए ही चीन के साथ में इनके संबंध सुलझे थे। जी। दूसरी चीज़ मुझे ये लगता है कि शायद अमेरिका को इस वक्त उनकी जो भी डीप स्टेट जैसी भी है, उसको शायद ये आभास है कि भारत इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और भारत पाकिस्तान की तरह ना तो रेंटियर स्टेट है, ना ऐसी सरोगेट स्टेट है। भारत की अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपनी इंडिपेंडेंस है, अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, और वो उसी फॉरेन पॉलिसी को एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट यूज़ करता है और करता आया है और करता रहेगा। किसी के दबाव में रहकर भारत की पॉलिसी न बदली है कभी, और मैं ना समझता हूँ अभी बदलेगी। अब हमारे डाइवर्सिफिकेशन है। आज की डेट में सारा ग्लोबल साउथ भारत की तरफ देखता है, क्योंकि भारत की बिनाइन फॉरेन पॉलिसी रही है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आजकल इसके बारे में बात होती है, बट ये बात सच है कि आज से नहीं, 60s से, और बल्कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद से ही भारत का एक कॉज के लिए लड़ा है। कॉज था डेवलपमेंट, जो कंट्रीज थे कॉलोनाइज कंट्रीज, उनको कैसे टाल। ये सारी चीज़ें, इस तरह की इंडिपेंडेंस जो है सुपर पावर्स को अक्सर अच्छी नहीं लगती है। अमेरिका को खास तौर से, क्योंकि उनका दिमाग है अलायंस वाला। वो अलायंस माइंडसेट चाहते हैं, जो हम कहें वही करो, और जो हम चाहें। और आज तक मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जो उनके साथ अलायंस करके बड़ी पावर बन गया। तो ये जो चीज़ है भारत की, जो फिर वो है एक डेवलप्ड कंट्री की। जी अनिल सर, फिर तो सवाल उठता है कि फिर इंडियन डिप्लोमेसी जिस दिशा में आगे बढ़ रही थी, हम अगर अपने विदेश नीति को ही समझने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं जो अपना परंपरागत मित्र है रूस, इसको भी एक समय ऐसा हमने देखा कि जब अमेरिका की ज़्यादा हम उसके करीब पहुंचते गए और रूस के तरफ जो है हमारा संतुलन थोड़ा सा डगमगाना शुरू हो गया था। मैं आऊँगी इस पर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत लगातार बने हुए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, भारत की विदेश नीति और कूटनीति को बहुत ही करीब से समझते हैं और एक लंबा कार्य का अनुभव भी है। अनिल सर, ऐसे में मैं बात करना चाहती हूँ भारत की विदेश नीति की। हमने देखा है कि लंबे अरसे से भारत की ये विदेश नीति रही है कि अमेरिका के साथ दोस्ती लगातार गहराई है, हम बहुत करीब आए हैं, बल्कि जो परंपरागत मित्र है रूस, उससे जो नज़दीकियाँ थी, ये खटकने के बावजूद अमेरिका को करीबी मित्र बनाया गया भारत की विदेश नीति में। तो कहीं ना कहीं अब इस विदेश नीति पर एक बड़ा सवाल निशान लगा दिया है ट्रंप प्रशासन और उनके इस कड़े फैसलों की वजह से, या फिर भारत की भी कुछ गलतियाँ रही हैं? देखिए, अगर आप देखेंगी तो अगर जिस सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट जब हुआ लेट 80s में जी, तो उसके बाद में दुनिया के सभी देश, क्योंकि एक हाइपर पावर यूएसए बनकर निकला है, एक सिंगल पावर यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, और उसमें जो है सारे देश, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया, सबकी ये कोशिश थी कि अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जाएं। रशिया ने भी बड़ी कोशिश की। मैं भी उन दिनों वहाँ रशिया में ही पोस्टेड था। मैंने देखा कि उस वक्त में वो भारत में या इधर उधर उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। उनका मेन इंटरेस्ट था कि किस तरह अमेरिकन के साथ अच्छी दोस्ती करी जाए, यूरोप के साथ अच्छी दोस्ती करी जाए। तो मैं बेसिकली यूरो सेंट्रिक और अमेरिका वेस्टर्न सेंट्रिक सारा कुछ करके। उसके बाद आप देखिए कि भारत जो है वो बैलेंस करता रहा थ्रू आउट। अमेरिका के साथ भी दोस्ती बढ़ती रही, लेकिन रशिया के साथ में जो हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, जिसने हमेशा हमको सपोर्ट किया। देखिए 1971 आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये कहते हैं विदेश नीति में कोई परमानेंट फ्रेंड और एनिमी नहीं होता है, हमेशा परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं जी। तो भारत का इंटरेस्ट जहाँ जहाँ जब जब सर्व हुआ वहाँ किया, लेकिन भारत का इंटरेस्ट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। मेरा मानना है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी बेसिकली क्या है, हर एक देश की फॉरेन पॉलिसी उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व करती है जी। ये बड़ी बात। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट तो सर्व होगा, वो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ भारत ने हमेशा ये सोचा है कि और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके पास कैपेसिटीज नहीं है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ उनको कैसे मदद की जाए। तो भारत की जो पॉलिसी, इसीलिए इसको वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो आज की डेट में आप देखिए कोई भी बड़ा, चाहे मैं समझता हूँ G20 हो, G7 हो, ब्रिक्स हो, कहीं पे भी, तो भारत एक तरह से बड़ा एक्टर है, उसकी बात सुनी जाती है, उसकी बात मानी जाती है और कंसिडर होती है हर तरह से। तो ये अगर अमेरिका की जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है, अगर वो ट्रेड तक रिलेटेड है, तो उसको हमें सिर्फ उसमें, क्योंकि हमारे रिश्ते जो है बहुत सी तरह से और भी डायमेंशंस में हैं, लेकिन ट्रेड एक बड़ा उनका चैलेंज है, ये उनकी परसेप्शन है। होपफुली निगोशिएशंस के दौरान कुछ ऐसी बातें आएंगी और किसी ना किसी तरह की मिनी ट्रेड डील पहले होगी या बड़ी ट्रेड डील होगी, वो चलता रहेगा। देखिए कोई रिलेशनशिप कभी परफेक्ट नहीं होती है, हमेशा उसमें चैलेंजेस रहते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में आप देख लीजिए। ये कभी एक सा, क्योंकि हर देश का अपना अपना एक नज़रिया होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, जो लीडर्स आते हैं, उनका अपनी एक सोच होती है, वो उस हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो पहले उनकी डीप स्टेट एक तरह चलाती थी, आज की डेट में इस तरह से। तो ये नहीं है कि हमेशा हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, हमेशा उसमें भी एक चैलेंज रहा है, लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो दबाव में तो नहीं काम करे। जी अनिल सर, लेकिन जब बात अमेरिका के साथ दोस्ती की आती है तो अब तक शायद मुझे याद नहीं है, अगर आपको याद है तो हमारे दर्शकों के सामने आप ये तथ्य रख सकते हैं कि इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी या फिर सीज फायर को लेकर जो क्लेम लगातार होता रहा, किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है, राष्ट्र प्रमुख ने इस तरह के सीधे सीधे जो है शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया भारत के खिलाफ, लेकिन ये ट्रम्प कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये ज़रूर जनता जानना चाहती है कि फिर हमारी सरकार जो है इन सब बातों का जवाब व प्रत्युत्तर जो है वो कड़े शब्दों के जरिए क्यों नहीं दे रही है। तो इसे आप विदेश नीति या फिर डिप्लोमेसी में जगह इसकी क्या बहुत सीमित हो गई है, ये वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की एक मजबूरी है, ये मानते हैं, या फिर अभी भी जिस तरीके से चीन की तरफ से लगातार हर एक गंभीर परिस्थिति पर बयान सामने आता है, ये उदाहरण है दुनिया के सामने, भारत के सामने भी, क्योंकि चीन भारत का एक पड़ोसी मुल्क है। जी देखिए, चीन और अमेरिका के संबंध दूसरी तरह के हैं। चीन एक बहुत बड़ी पावर है और वो कोशिश कर रहा है अमेरिका को रिप्लेस करने की पोजीशन, नंबर 1 पोजीशन से। जी तो उसको, अमेरिका को उसका बड़ा खतरा है इस बात का, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और चीन जानता है कि जब तक वो 1-on-1 हर बात में कन्फ्रंट उनको नहीं करेगा, तब तक उसको वो लोग दूसरे इस तरह ठीक तरह से नहीं लेंगे, समझे। उसकी एक दूसरी तरह की वॉरियर डिप्लोमेसी वाली पॉलिसी है। भारत की जो पॉलिसी है जिसकी बात आप कह रही हैं, देखिए हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प, क्या रूबियो हो, JD वैंस हो, सबसे बात हुई और ऑपरेशन सिंदूर खत्म करने के लिए भारत के 3 मेन मुद्दे थे। नंबर 1 टेररिज्म। तो भारत का जो रिएक्शन था वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, ये टेररिस्ट कैंप्स के खिलाफ था। और पहले जो 5-6 तारीख यहाँ पर भी एक विरोधाभास है अनिल सर, मैं आपको रोक रही हूँ कि भारत का जो ऑपरेशन था वो टेररिज्म के खिलाफ था, लेकिन फिर भारत सरकार ही कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसे हम सिर्फ पॉज हमने किया है क्योंकि पाकिस्तान की ये तो नेशनल पॉलिसी का हिस्सा है कि वो टेररिज्म को एज अ पॉलिसी यूज़ करते हैं ताकि पड़ोसी मुल्क में जो है आतंकवाद के जरिए हत्याएं हों और जो अशांति बनाई जा सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विरोधाभास नहीं है हमारे अप्रोच में, हमारी फॉरेन पॉलिसी में? नहीं, विरोधाभास नहीं है, लेकिन टेररिज्म जब तक खत्म नहीं हो सकता है, जब तक के गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, माय टेररिस्ट वर्सेस योर टेररिस्ट, countries like USA continue to support a state of Pakistan which they themselves know that proscribed terrorists are there, तो आपने उनको सपोर्ट कर रहे हैं जब तक तो उनको एम्बोल्डन होता है। वो एक तरफ तो एक मुल्क जो हमेशा से जो है टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट मानता है, FATF में उसको हो चुका है। 50 से ज़्यादा टेररिस्ट जो UN की कमेटी है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की 1267, वो सारे वहाँ पर रहते हैं, बड़े बड़े हैं। तो आप उसके बारे में अगर बिल्कुल ही टोटल इग्नोर कर देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उस स्टेट को एम्बोल्डन कर रहे हैं, उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, अगर जब तक ये चलता रहेगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये एक तरह का मुंहतोड़ उसको। तो यहाँ पर भारत सरकार क्या विरोधाभास अप्रोच नहीं दिखा रही है? विरोधाभास किस तरह का है? विरोधाभास ये है, विरोधाभास की बात क्या है
कि अगर वो उनके टेररिस्ट यहाँ से ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं ये एस्केलेटरी नहीं है। जब आप नेशनल पॉलिसी पाकिस्तान की टेररिज्म को बता रहे हैं, तो ये जो आपका ऑपरेशन सिंदूर है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ। देखिए, पाकिस्तान का जो ओपनली कहना ये होता है, वो ओपनली तो नहीं एडमिट करता ना इस बात को। ये तो दुनिया कहती है और हम कहते हैं जी। और सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान जो है टेररिज्म को इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेरर पॉलिसी अगेंस्ट भारत के अगेंस्ट करता है। लेकिन उसमें क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि हम दुनिया को जो बताना चाहते हैं सबको पता है, लेकिन बार बार आपको बताना पड़ता है उनको। हर बार पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट यहाँ पर आकर अटैक करते हैं। जी। पहले क्या था, हम कहते थे बात करेंगे आपसे, चलिए उन्होंने कहा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पठानकोट में पहली बार भारत ने पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाकर किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 26 जब 11 हुआ था, और उसमें सारे के सारे, बल्कि आदमी जजमल कसाब पकड़ा भी गया था, पूरा स्टेटमेंट, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई। अभी अमेरिका ने खुद तहब्बुर राना को, जो 26/11 का वो है, उसको भारत में भेजा है, एक्स्ट्राडाइट किया है। तो ये तो उनको मालूम है कि कहाँ से है, क्या है, और सारी उसकी इन्फॉर्मेशन सब उनको खुद पता है जी। तो मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ एक जियो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, या अपना कुछ क्या उनकी पॉलिसी है भगवान ही जाने, तो वो उसको करने के लिए पाकिस्तान को एम्बोल्डन कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कई बार, यू नेवर नो, कि इनकी ये कोशिशों को, कि भारत ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी डिस्कशन होगा वो बायलैटरल होगा। हम तीसरे किसी देश का उसमें नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद प्रेसिडेंट ट्रंप को बात बोली है, विदेश मंत्री ने खुद बोली है, तो ये हमारी पॉलिसी है, उस पर तो हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब वो उसके बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने ये भी युद्ध बंद कर दिया, वो भी युद्ध बंद कर दिया। तो देखिए आप, इजराइल हमास का युद्ध आज तक नहीं बंद हो पा रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध आज तक नहीं चल पा रहा। उधर भारत ने खुद कहा कि हम नॉन एस्केलेटरी कर रहे हैं, तो विरोधाभास क्या है? हमने मार दिया, उनके 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, 9 ठिकानों पर हमला हुआ। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया टेररिस्ट के बिहाफ पे, तब भारत ने उनके 11 हवाई अड्डों को तहस-नहस किया और जो भी अटैक किए। उसके बाद फिर जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हमने फौरन रोक दी, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव वो था ही नहीं। तो विरोधाभास की बात ही नहीं है। तो पाकिस्तान अब ये समझेगा कि किस तरह से उसको अगर करना चाहता है, ये बात फिर हरकत दोबारा करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछली बार आप देखिए उरी हुआ, उरी के अंदर स्ट्राइक्स हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक। उसके बाद बालाकोट हमने किया, जब पुलवामा हुआ तो उस वक्त जाकर के उनके बालाकोट में मारे गए। अब तीसरी बार जो है, विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर, भारत ने उनका पूरा तहस-नहस कर दिया। तो ये सारी चीजें अब उनको भी देखना पड़ेगा कि कॉस्ट, देखिए क्या किया है भारत के ऑपरेशंस की वजह से पाकिस्तान को जो लो कॉस्ट एक अफेयर था उनका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अब ये हाई कॉस्ट अफेयर हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो कई सवाल हैं अमेरिका और भारत के संबंधों से जुड़े हुए, जिसमें एक सवाल ये भी है कि पूरे साउथ एशिया में देखा जाए तो भारत ही ऐसा देश है जिस पर 25% का टैरिफ लगाया है, और भारत के जो तमाम कॉम्पिटिटर मुल्क हैं उन पर कम टैरिफ लगाया गया है। यानी कि भारत पर ना सिर्फ अधिक टैरिफ लगाया गया है, बल्कि भारत की जो प्रतिस्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो एक तरह की जो खुन्नस है, एक तरह की जो नाराजगी है, वो ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत के लिए दिख रही है। हमारे साथ जुड़े हुए अनिल त्रिगुनायत, फॉर्मर एम्बेसडर, कई मुल्कों में भारतीय मिशन का नेतृत्व कर चुके हैं। अनिल सर, एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत कर लेती हूँ। भारत और अमेरिका के संबंधों पर पूरी दुनिया की नज़र है, और इसीलिए पूरी दुनिया ये देख रही है कि साउथ एशिया की जब बात होती है तो बांग्लादेश पर 20%, श्रीलंका पर 20%, और इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, तमाम जो कॉम्पिटिटर्स हैं इंडिया के, अगर यूएस मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उन सभी मुल्कों पर, वियतनाम का भी मैं नाम लेती हूँ, उन सभी मुल्कों पर कम टैरिफ है बनिस्बत भारत के। तो कहीं ना कहीं भारत की जो एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच है उसको भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या ये आप मानते हैं कि जो अप्रोच रहा ट्रेड डील को लेकर इंडिया के नेगोशिएटर्स का, वो शायद बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ? एक लंबा वक्त लगा इसमें, मार्च महीने से ये बातचीत शुरू हुई थी, बीटीए पर बातचीत चल रही थी, और लेकिन कोई ठोस नतीजा आएगा? 26% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, इतनी लंबी बातचीत के बाद 25% पर पहुंच पाए? जी देखिए, ऐसा है कि चूंकि अभी ट्रेड डील कंक्लूड नहीं हुई है दोनों साइड में, बल्कि आप देखेंगे 6 जुलाई को दोनों साइड ने मिलकर के एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, और आशा ये थी कि इसको साइन कर दिया जाएगा। लेकिन जब ट्रंप की टीम गई, उनको बताया, तो वो उससे ज़्यादा पसंद नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, दोबारा उसके अंदर जाओ।
अब उन्होंने बहुत पहले, आपको याद होगा कि बोल दिया था कि 1 अगस्त के बाद जो है अगर नहीं होती है तो हम वो करेंगे। ये बड़ा अनफेयर सी बात है जब आप निगोशिएशन कर रहे हैं मुल्क के साथ में। दूसरी चीज़, आपने कुछ मुल्कों को 90 डेज का और एक्स्ट्रा ऑफर दिया है, लेकिन यहाँ भारत के साथ में आपने, और इसमें चीन भी नहीं है अनिल सर, मैं ऐड कर देती हूँ, इसमें चीन नहीं है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी उन्होंने लिया कि भारत चूंकि रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा है, भारत का जो, तो उसको लेकर के उनका जो दिमाग चला वो ये कि इनको भी हम 25% या जो भी लगा दें जी। तो ये ड्यूटीज की कोशिश यही है जब भी निगोशिएशन डील फाइनल होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि मान लीजिए फाइनल नहीं भी होती है, कुछ भी होता है, तब भी आपको ब्रेस करना पड़ता है हमेशा। ये तो अनसर्टेनिटीज हैं, हर एक डील के अंदर किसी भी रिलेशनशिप में एक चैलेंज है और ये चैलेंज रहेगा। मेरा मानना ये है कि भारत को अपना जो डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा अपने ट्रेड का, अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंस के ऊपर में निर्भर करना पड़ेगा। दूसरे देशों के साथ ऐसी, और ऑलरेडी कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे देशों के साथ में हमारा हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अब उनको ये था कि ब्रिक्स की करेंसी, तो ब्रिक्स से बड़ा खतरा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, और वो ब्रिक्स के फिर वो बोल देते हैं डेड इकोनॉमीज और ये वो, और एक तरफ खतरा भी है। तो आप इन चीज़ों से अंदाजा लगा सकती हैं कि विरोधाभास तो वहाँ पर है, विरोधाभास यहाँ पर नहीं है। जस्ट बिकॉज आप एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक बड़ा कंट्री है, आप एक आर्बिट्रेरी यूनिलैटरल मेजर्स लेंगे तो थोड़े दिन तक दुनिया बर्दाश्त करेगी, उसके बाद सारे देश अपना नया नया रास्ता निकालेंगे और वो रास्ता आगे बढ़ेगा और वो अमेरिका के लिए घातक होगा, मेरा मानना है। जी। एक खबर इस तरह की आई कि जब ट्रंप ने रशिया के तेल खरीद पर आपत्ति जताई तो भारत की तेल कंपनियों ने खरीद बंद कर दी है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है और ट्रंप ने इसका स्वागत भी किया है। क्या इस डेवलपमेंट को आप ऐसे देखते हैं कि भारत ट्रंप की शर्तों के आगे झुक रहा है? हालांकि किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर तेल खरीद बंद हो जाती है रूस से तो ये भारतीय ज़रूरतों को एक बड़ा झटका है। देखिए, ऐसा है कि अभी आपने देखा होगा कि जो ईयू के साथ में अमेरिका की डील हुई उसमें शायद $665 बिलियन का उनको एनर्जी डील हुई है कि वो इंपोर्ट करेंगे अमेरिका के साथ। जी जी। आजकल क्या हो गया, दूसरा उन्होंने रशिया के जो ऑयल है उसको $47 कर दिया, $60 से कैप करके नीचे जी। तो निगोशिएशंस आपको करने हैं उसके ऊपर में। तीसरी चीज़ ये कि भारत ने अपना इंपोर्ट जो है बहुत जगह से डाइवर्सिफाई किया। हम रशिया में क्यों गए? रशिया के तरफ इसलिए गए क्योंकि जब ये यूरोपियन यूनियन का वहाँ उनके साथ लड़ाई हो रही है, बंद हुआ, उन्होंने उनके ऊपर इम्पोज किया सैंक्शंस, तो उन्होंने गल्फ कंट्रीज को प्रेशर करना शुरू किया जो हमारे मेजर सप्लायर्स थे, और उनको कहा कि आप हमको सप्लाई करिए गैस और ऑयल, तो वो ज़्यादातर उधर की तरफ चले गए। अब चूंकि अमेरिका खुद एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, अपना मार्केट उसका सबका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो वो इसमें अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। आप देख रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की ड्रिल बेबी ड्रिल और ये वो सारी चीज़ें जो उन्होंने शुरू की थी, तो आज वो बनना चाहते हैं कि लार्जेस्ट कंट्री, मोस्ट प्रोडक्टिव, सबको सप्लाई करने के लिए। पाकिस्तान को क्या किया, सबसे पहला शिप पाकिस्तान आएगा अक्टूबर में, किस चीज़ का? ऑयल का, अमेरिकन क्रूड का। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो अपने लिए एक मार्केट ढूंढ रहे हैं, और उसी के लिए भारत ने भी इंपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हमने भी एनर्जी इंपोर्ट किया है अमेरिका के साथ में, अगर जरूरत पड़ेगी और कॉम्पिटिटिव होगा तो और जगह से करेंगे। हमारा इंटरेस्ट इसमें, हम 80% ऑलमोस्ट एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, तो हमें जहाँ से सस्ती एनर्जी मिलेगी, जहाँ से हमको हमारे देश के लिए फायदा है, हम वो करेंगे। और ये कह रहे हैं कि आप ये वॉर को पंप इन कर रहे हैं, तो वॉर को पंप कौन कर रहा है? क्या यूरोप ने बंद कर दिया है वो खरीदना रशियन ऑयल? बिल्कुल नहीं। और रशियन ऑयल तो सैंक्शन है ही नहीं, इट इज़ द कैप्ड ऑयल, तो दुनिया खरीदेगी उसको। दूसरी चीज़, रशियन ऑयल भारत में आ रहा है जी। इंडिया इस बीच में सबसे बड़ा डीजल एक्सपोर्टर बन गया अमेरिका के लिए। भारत में जो प्रोसेस होने के बाद वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है, यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। तो भारत ने एक तरह से मार्केट को स्टेबलाइज किया है, पूरा ग्लोबल मार्केट्स को, बाय बाइंग द रशियन ऑयल। अब उनका सोचना जिस भी तरह से, वो सोचना एक तरह का प्रेशर डालेंगे प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर में, तो डायरेक्ट प्रेशर डाल नहीं सकते हैं, तो वो अपना इनडायरेक्ट प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन ये जो तर्क है भारत की तरफ से, इस तर्क को पश्चिम का कोई भी देश जो है ये स्वीकार करने की स्थिति में शुरुआत से ही नजर नहीं आया। तो इस कूटनीति का कहीं आप लॉकडाउन नहीं अगर आप जी देखिए, अगर आप आंख बंद कर लें तो रात तो नहीं हो जाती ना जी। तो अगर आप बिल्कुल ही, अगर आपका माइंडसेट ही वो है कि हमको इसी तरह से देखना है, अब बताइए मुझे, लॉजिक तो होना चाहिए, कोई स्टैटिस्टिक्स तो होनी चाहिए।
कौन सबसे ज्यादा इंपोर्ट इवन आज की डेट में कर रहा है? कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोपियन कंट्रीज आर गिविंग टू रशिया इवन टुडे? जी। तो ये तो नहीं है कि उन्होंने बंद कर दिया। तो आप अपने को तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप दूसरे देश को जो 80% इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, जिसको एक रीजनेबल रेट के ऊपर भी मिल रहा है, जी। आप उसको बंद करना चाहते हैं और उसको आप कह रहे हैं कि ये कम कर रहा है। लड़ाई शुरुआत किसने कराई? जी। ये दूसरी बात है, इसका डिस्कशन अलग ही है। जी। जी अनिल सर, जब जब कूटनीति की दिशा में इस तरह के लॉकजाम की स्थिति आ जाती है, इस तरह के जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा दिखता नहीं है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, तो फिर क्या ये कैसे आप इसको हैंडल करेंगे कि फिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी और फिर दोस्ती कैसे जो है मेंटेन रहेगी, मित्रता कैसे रहेगी? नहीं, बातचीत तो बढ़ी रही है हमारी। अभी ये थोड़ी है कि ट्रेड छोड़ के बाकी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं हो रहा है या बाकी चीज़ों पे कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे डिफेंस में हो, दूसरी जगह सब जगह हो रहा है। भारत ने आइडेंटिफाई करी काफ़ी सारी चीज़ें जो अमेरिका से खरीदेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि उन्होंने कहा हम इंजन देना शुरू करेंगे पर मंथ इतने। तो बाकी चीज चल रही है। ये तो बायलैटरल ट्रेड गुड्स की बात हो रही है और उसमें भी उनकी टीम जो है आने वाली है इंडिया डिस्कस करने के लिए फाइनली। तो हो सकता है कि किस तरह की ट्रेड डील बन जाए, लेकिन मैं उस पर ज्यादा अपना फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मान नहीं भी होती है तो ठीक है, दोनों जो कंट्री सैंक्शन करेंगे एक दूसरे को, ट्रेड सफर करेगा जी। ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन्स में भारत को दूसरे पार्टनर्स ढूंढने होंगे और वो दूसरे पार्टनर्स। और क्या ये सीधे सीधे इंडियन कंज्यूमर्स के लिए एक झटका नहीं है कि रूस से सस्ते तेल पर अगर चोट पहुंचेगी तो इंडियन कंज्यूमर पर भी चोट पहुंचेगी, क्योंकि राष्ट्र हितों का हवाला ही सरकार दे रही है। जी नहीं कि मैंने जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है आज तक, उसमें तो मैंने ये देखा कि भारत सरकार ने कहा कि हम तो बंद नहीं करने वाले हैं इम्पोर्ट रशिया से, लेकिन हम वहां से खरीदेंगे। अब गल्फ कंट्रीज हमारे पास आ रहे हैं सारे के साथ, आप उनसे खरीद लीजिए, क्योंकि अब उनको तो यूरोप को तो अमेरिका खरीदना पड़ेगा, तो उनका बंद हो जाएगा उधर से मार्केट। अब वो हमें कह रहे हैं अगर वो हमें सस्ता देंगे ऑयल तो हम वहां से खरीदेंगे। लेकिन इन सभी जो है घटनाक्रमों के बीच एक बात जो भारत के लिए इस्तेमाल की जा रही है पश्चिमी मुल्कों और इंक्लूडिंग यूएस की तरफ से, कि यूक्रेन युद्ध में अगर रूस अभी तक अड़ा हुआ है और शांति की टेबल पर नहीं आना चाहता अपनी शर्तों को मनवाने से पहले, तो उसमें भारत सबसे बड़ा मददगार है। और ये जो आरोप है भारत की कूटनीति के लिए, किस तरह से इसे देखा जाना चाहिए? एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ अनिल त्रिगुनाथ लगातार बने हुए हैं। अनिल सर, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं आपके पास छोड़कर गई थी कि यूक्रेन युद्ध अगर जारी है और रूस अगर अड़ा हुआ है अपनी शर्तें बनवाने पर, तो इसके पीछे एक बड़ा हाथ जो है वो भारत के तेल खरीद का है। ये एक आरोप जो है जो पश्चिमी देश लगातार शुरुआत से ही कर रहे हैं और अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर एंट्री हो गई है। मार्को रूबियो कहते हैं कि हम निराश हो गए हैं क्योंकि तेल खरीद है वो रूस को इस तरह से सपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध जारी है और अपनी इकोनॉमी मेंटेन कर पा रहे हैं पुतिन। देखिए, हिपोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का एक ऑर्नामेंट है। उसको एक झूठ बोलना, फैब्रिकेट करना, ये कोई नई चीज नहीं है उनके लिए। कोई भी एग्रीमेंट किसी भी कंट्री को प्रेशर करना है उसके ऊपर इस तरह की आप बेकार की बेबुनियाद बातें कर दें। तो मेरा मानना ये, आप देखिए कि पहले तो आप देखिए कि क्वांटम क्या है, क्या कितने बिलियन डॉलर्स का अपने एक्सपोर्ट का हम ले रहे हैं, कितना यूरोप ले रहा है, कितना अमेरिका खुद फायदा उठा रहा है उसका जी। दूसरी चीज, उनको रशिया से क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम और ये सारी चीजें चाहिए, वो सैंक्शन में नहीं डाली उन्होंने। जो उनको खुद चाहिए उसके लिए कोई सैंक्शन नहीं है। जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर आप सैंक्शन लगाना चाहते हैं, तो आप ये देखिए किस चीज को आप कैसे करेंगे। और भारत ने कभी रशिया के जो इन्वेजन है उसको सपोर्ट नहीं किया है। भारत ने हमेशा ये कहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद प्रेसिडेंट पुतिन को बोला कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर जी, ओपनली। और G7 कंट्रीज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट बाइडेन और सबने भारत की इस बात को इवेंचुअली माना कि भारत का एक रोल है इन चीजों में, क्योंकि सेम फॉरेन पॉलिसी हम अपनाते हैं जी। आप मुझे बताइए कि आप आज रशिया को तो ब्लेम कर दीजिए, हाइपोथेटिकली देखिए, अगर आप इसको 20 साल पीछे चले जाएं तो इराक में अमेरिका ने क्या किया था सर, या मैं लिबिया में एम्बेसडर था, लिबिया में क्या बॉम्बिंग कर दिया जी, क्या मैन्युफैक्चर एविडेंस करके नहीं किया? आज वो सबको पता है कि वो झूठ था, पूरे वेस्ट एशिया को डिस्टेबलाइज कर दिया। वहां पे क्या उनको कोई अधिकार था इस चीज का? तो आप ये सोचिए कि जहां तक
जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी वॉर को आप, लेकिन यह है कि भारत के ऊपर आप सारा ब्लेम बढ़ दें, तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है और उस बेवकूफ़ी का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद जी। समझते हैं और समझे हैं। पिछला लिंकन जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने ओपनली कहा हम्म। कि जब भारत को ज़रूरत थी तब हम नहीं थे भारत के साथ, क्योंकि रशिया हमेशा साथ रहा है हमारे। जी। अगर अमेरिका हमारा ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो रशिया हमारा स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और ये जो हमारी एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करने देते हम, लेकिन हम एक के लिए दूसरे को छोड़ते भी नहीं हैं। बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात कही कि डिप्लोमेसी में इसका पूरा ख़्याल रखा जाता है, लेकिन डिप्लोमेसी में फिर ट्रस्ट का कितना रोल रहता है, उसकी कितनी जगह रहती है? अगर इस तरह की बातें और आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे, जिसका तर्क जो है बहुत ही कमज़ोर होता है, जैसा आपने खुद कहा कि अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सैंक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो अन्य देश होते हैं, उनकी ज़रूरतों की चीज़ों पर जो है सैंक्शन कर दिया जाता है। तो मैं डिप्लोमेसी की दुनिया में ट्रस्ट को समझना चाहती हूँ कि इसका दायरा कितना होता है और इसका प्रभाव और इसकी भूमिका कितनी बड़ी होती है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि अमेरिका, जिसने एक तरह का नया सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में एक नया इंटरनेशनल ढांचा बनाया था गवर्नेंस का, ग्लोबल गवर्नेंस का, उसको सबसे नेस्तनाबूद करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि वो यूनिलैटरलिज्म में विश्वास रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरा अपना पर्पस सर्व नहीं कर रहा है तो आई डोंट नीड इट। अब कल रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है सेकेंड टाइम पेरिस एग्रीमेंट से बाहर चले गए, मतलब क्लाइमेट चेंज कुछ हो ही नहीं रहा उनके लिए। जी। वो WHO को खत्म कर देंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देंगे, यूनेस्को से बाहर चले जाएंगे, UN को बेकार बता देंगे। तो अब आप बताइए कि अगर सारा कोई जंगल राज है, तो जंगल राज में आप ट्रस्ट किस पे कर सकते हैं? बकरी जो है शेर के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर सकती ना, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं तो रियलिस्ट फिलॉसफी में विश्वास रखता हूँ ना, मैं ये हिंदी चीनी रूसी हिंदी भाई भाई सब में विश्वास नहीं रखता, मैं रियलिज्म में विश्वास रखता हूँ। यू हैव टू बी ए ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पावर, तभी दुनिया आपके सामने आपकी बात को ठीक तरह से लेगी। और मैं समझता हूँ कि भारत की नीति इस वक्त उसी तरफ है। अनिल सर, फिर एक टर्म ये भी इस्तेमाल किया जाता है कि ऑल वेदर फ्रेंड होना चाहिए, जो कि रूस है, जो कि टाइमली टेस्टेड है ये फ्रेंडशिप। ऑल वेदर फ्रेंडशिप की कितनी आप जगह देखते हैं इस बदलती दुनिया में? देखिए, अगर मैं ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो हो सकती है वो उस वक्त होती है जब आप किसी कंट्री के अंदर एक अलायंस पार्टनर हो। जैसे अब अमेरिका में है तो यू आर ड्यूटी बाउंड, नेटो कंट्रीज हैं आर्टिकल 5 के अंदर में, तो उसमें आप समझ सकती हैं कि भाई कुछ भी होगा, अगर किसी यूरोपियन देश के ऊपर कोई दूसरा बाहर का कंट्री है करता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, अमेरिका विल इन्वॉल्व। लेकिन जहां तक भारत की बात है, हमारा इस तरह का किसी के देश के साथ में नहीं है। तो रशिया के साथ में ये है कि इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा अच्छा 3M अप्रोच बताई है, ठीक है, कि म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी। जब तक ये 3 चीज नहीं होंगी तब तक दो देशों के बीच रिश्ते स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। दे कैन बी ट्रांजैक्शनल, और मैं समझता हूँ ट्रांजैक्शनल एक बड़ी अच्छी बात है। भाई ठीक है, ट्रांजैक्शनल है, एक्सपेक्टेशन तो कम है आपकी, ये मीडिया के लिए तो अच्छा लगता है बातें करने के लिए, डिबेट करने के लिए, लेकिन इन रियलिटी यू नीड टू बी ट्रांजैक्शनल एंड सर्व योर इंटरेस्ट। बिल्कुल, जब इंटरेस्ट की बात आती है तो एक त्रिकोणीय फोरम की बात होने लगी है। अमेरिका और भारत के इस समय के जो तनाव चल रहा है, या कह सकते हैं कि जो संबंध है इस वक्त कड़वे दौर का सामना कर रहे हैं। RIC, रूस, इंडिया और चाइना, ये जो ट्राइलेटरल फोरम है, इसके भविष्य पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी लेना चाहती हूँ, क्योंकि रूस इसे लगातार जो है प्रमोट कर रहा है, इनकरेज करने की कोशिश कर रहा है, चाइना का भी इसे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन भारत ने जो है अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, या भारत जो है इस पर कुछ अपना खासा ध्यान देता हुआ नजर नहीं आता। जी देखिए, RIC जो है करीब 2000 में जो रूस के प्रधानमंत्री थे प्रिमाकोव, उनका आइडिया था कि तीनों देश जो हैं यूरेशिया के कॉन्टेक्स्ट में, रशिया, इंडिया, चाइना जो है वो एक साथ आए और तीनों बड़ी इकोनॉमी बने, तीनों के बीच एक तरह की समन्वयता हो और वो एक ग्रुप बन सकता है। तो शुरुआत इसको भारत ने शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम किसी ब्लॉक बनने के पक्ष में नहीं थे, जिसको आप एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक, एंटी वेस्ट ब्लॉक बनाएं, और इसको एंटी वेस्ट के रूप में देखा भी जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त हमने नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ब्रिक्स भी बन गया, फिर ब्रिक्स में भी है, तो उसको आगे चलते हुए जो है
फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे इस पर डिस्कशन होने लगी, क्योंकि ब्रिक्स के ऊपर सारे लीडर मिलते हैं। उसके बाद यूएन के साइडलाइंस में हुआ, तो इनमें बीच में आपस में डिस्कशन हो रहा है। ऐसे ही हमारा तीसरा एक और ऑर्गेनाइजेशन है इप्सा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, 3 डेमोक्रेसीज का। तो भारत ने बहुत सारे ट्राइलैटरल और मल्टीलैटरल ग्रुपिंग का क्वाड है, उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एक्सक्लूसिविटी है किसी के बारे में, और भारत को इससे कोई वो नहीं है। देखिए, बात यह है कि हम किसी भी कंट्री की हेजेमनी, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, उसको नहीं मानते हैं, ना उसको होने देते हैं। एज फार एज सैंक्शंस आर कंसर्न, भारत कभी यूनिलैटरल सैंक्शंस को एक इंडिविजुअल कंट्री के द्वारा उनको मानता नहीं है। अब प्राइवेट कंपनीज डर जाती हैं, क्योंकि वो अमेरिका के साथ भी व्यापार करना चाहती हैं, वेस्ट के साथ भी करना चाहती हैं, तो वो नहीं करती हैं उस तरह व्यापार में। तो इस तरह की बातें होंगी, लेकिन आरआईसी का जो है, मैं समझता हूँ कि नेगोशिएशंस और डिस्कशंस और मीटिंग्स होंगी जल्दी। एक आखिरी टिप्पणी इस पर ज़रूर लेना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं चाइना +1 ये कॉन्सेप्ट जब से दिया गया था, तब से भारत इसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए दिख रहा था, लेकिन इस वक्त टैरिफ को लेकर जो बातें चल रही हैं, जो चुनौतियां हैं, और इसमें प्रेफरेंस जो अदर कंट्रीज़ को मिल रही है, अमेरिका की पॉलिसी को आप क्या शिफ्ट होता देख रहे हैं, और उसके तहत हमारी पॉलिसी में भी क्या आप एक शिफ्ट होता हुआ देख पा रहे हैं? कोई भविष्यवाणी कर सके हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मेरा कहना तो ये है नेहा जी कि एक वही तो अमेरिका ही तो एक मार्केट नहीं है ना, दुनिया में पूरी दुनिया पड़ी है। तो अगर जो जहाँ तक चाइना +1 की बात है, वो साइनो यूएस जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन के चलते चाइना से कंपनीज निकल के चाइना में रख रही हैं और एक जगह कहीं और बनाना है। तो चाहे वो आसियान कंट्रीज हो, इंडिया हो, तो इंडिया में एप्पल देख लीजिए आप, 40% जो है भारत का अंदर जो बने हुए एप्पल्स हैं, एप्पल के फ़ोन हैं या और प्रोडक्ट्स हैं, वो अमेरिका को जा रहे हैं। अमेरिका की खुद की स्टडी ये है कि अगर आप ये जो सैंक्शंस लगा रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो भारत में जो भी फ़ोन बनेगा वो $3000 तक पहुंच जाएगा वहाँ पे। आज की डेट में आप $600 का खरीदते हैं वो आईफोन, तो ये तो अपने ही आप कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाएंगे इससे। और ये जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसका आप देखिएगा कि अभी जब अमेरिका के अंदर एक तरह का मंथन होने वाला है, तब वो खुद समझेंगे कि ये पॉलिसीज का कितना फायदा। अभी तो वो ये सोच रहे हैं कि मैं एक टैक्स रेवेन्यू की तरह से, इसको एक ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, वो बिजनेसमैन खुद है, वो भी इसको समझते हैं कि किस हद तक ले जाना पड़ेगा और कहाँ तक नहीं ले जाना है। अब उन्होंने टिम कुक को बोला कि बंद कर दो, इंडिया में मत करो, टेस्ला को बोला नहीं करना इंडिया में। ये तो आप ये देखिए, वो तो जाएंगे ना, बिजनेसमैन तो वहाँ जाएगा जहाँ उसको फायदा होगा। तो भारत का सबसे बड़ा मार्केट, सबसे ज्यादा स्किल मैन पावर दुनिया में 2050 तक भारत ही प्रोवाइड करेगा, आप ये देख लीजिएगा। और सब चाहिए उनको, आज वो मना कर रहे हैं कि साहब इंडियंस को मत रिक्रूट करिए, ये करेगा काम कौन? तो इन तमाम जी आप अपनी बात पूरी करें। जी, मेरा मानना यह है कि जिस दिन बैठ करके शांति से मेडिटेशन करके योग मुद्रा में प्रेसिडेंट ट्रम्प सोचेंगे, तब उनको पता लगेगा कि भारत का महत्व क्या है। जी, उम्मीद करती हूँ कि वो दिन जल्दी आए और ये 7 अगस्त से पहले आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच से जुड़े आपका आभार। अब दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अमेरिका इस वक्त वहाँ पर बहुत हलचलें हैं, क्योंकि भारत के साथ टैरिफ को लेकर लगातार एक टेंशन्स भी देखी जा रही है दोनों मुल्कों में। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, पहुँचाएं लिखकर हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।